हाय एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कूलॉम्स लॉ इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ हम बताना चाहेंगे कि कोई भी अगर स्टैटिक चार्ज है, मतलब जो मूव नहीं हो रहा है, जिसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो वो चार्ज कैसा फील्ड क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चीज़ अगर कोई चार्ज मूविंग है, अगर कोई चार्ज मूव हो रहा है किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव होता है, चलता है, तो ये अपने सराउंडिंग में कैसा फील्ड क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है मतलब आप समझते हैं कि उसका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज, अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में कैसा फील्ड क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, या फिर एक ऐसा चार्ज के बारे में जो कि स्टैटिक्स हो। कैसा हो? स्टैटिक्स हो कहने का मतलब है कि स्थिर हो। तो जब स्टैटिक चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब स्टैटिक चार्ज के बारे में, उसके वो कैसा फोर्स लगाता है, कैसा फील्ड बनाता है, कैसा पोटेंशियल है, तो इसके बारे में पूरी तरह का स्टडी, स्टैटिक चार्ज के बारे में पूरी तरह से हमको स्टडी करना है। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या बोलते? द स्टडी ऑफ static charges is called electrostatics। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये किसी भी बॉडी पे या किसी भी दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो बेसिक गुण है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज। तो कोई भी दो बॉडी जिसके में चार्ज है तो उसके कारण उस दोनों के बीच फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। हम लोग बोलते हैं कि अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम नेगेटिव चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? दो प्रकार के चार्ज होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब हम किसी को बोलेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज उसके पास है? तो आप लोग एटम के बारे में फैमिलियर होंगे ही कि कोई भी एटम है तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके ऑर्बिट में, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है ना। तो अगर कोई भी एटम, कोई भी मैटर एक इलेक्ट्रॉन को
है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो हम इस एटम को क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो 1 पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो क्या हो जाएगा, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स then they get a positive charge. It is denoted by प्लस Q, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना Q का वैल्यू हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो हम लोग वो बोलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे प्लस Q से। नेगेटिव चार्ज को आप सेम टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से गेन करेगा। अगर ये लूज कर दिया, अपना बाहर का इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, किसी को दे दिया, बांट दिया, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा बाहर, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट गेन्स electrons from another object, then it gets a negative charge. इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, माइनस Q से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय माइनस Q, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े चार्ज के बारे में। अब हम लोग अगला क्या जानेंगे, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े कि दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, है ना। ये आप लोग सब जानते होंगे कि कोई भी चार्ज है तो उन लोग के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अगर सेम चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो पहला प्रॉपर्टी होगा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ओके। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो अट्रैक्शन कैसे चार्ज के बीच होता है, लाइक चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल, जबकि अनलाइक चार्जेस मतलब असमान चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तो आप लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको जानते होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहने का मतलब है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, अभी बस इसको हम नॉर्मल इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन है क्या। तो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसमें ऑपोजिटिव मतलब जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका ऑपोजिटली चार्ज उसमें आ जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे कि एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये मेरा, ठीक है, इसको किसी इंसुलेटिंग बॉडी में रखे हैं, ये अनचार्ज है, इसमें कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं, मतलब ये न्यूट्रल है
है ना। अब इसके पास हम एक चार्ज्ड बॉडी ला रहे हैं, माना कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब इसके हम नज़दीक इसको लाएंगे, हमको टच नहीं करवाना है, केवल नज़दीक लाना है। तो जब नज़दीक लाएंगे तो चार्ज क्या करता है, इसमें तो एक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि चार्ज का प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये अपने समान जो चार्ज होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो इसके असमान होगा, इसके ऑपोजिट होगा, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इसके अंदर अगर ये न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रहेगा, है ना। तो ये जिसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, सबको इधर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो सब चार्ज इधर ओरिएंट होना शुरू होगा, एक साइड आना शुरू हो जाएगा। जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं इस सरफेस में आना शुरू हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो रिपेल होने के कारण इस साइड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, सरफेस में तो अब मेरा चार्ज आ गया, इसके ऊपर न्यूट्रल था, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसके नज़दीक हम लाए तो इसका सरफेस कैसा हो गया, चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाते हैं, व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स टू कॉन्टैक्ट विथ अनदर uncharged object, then it gets the opposite charge of the चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उसके अपोजिटली क्या हो जाएगा, चार्ज उसमें इंड्यूस हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे। इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, तो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए चार्ज का। पहला प्रॉपर्टी कि चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े कि चार्ज में एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन का भी प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक हम लोग लाए, हमको टच नहीं करवाना है, सिर्फ नज़दीक लाना है, तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपोजिटली चार्ज उसमें आ जाता है ना, इंड्यूस होकर उसके सरफेस पे। ये भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है, चार्ज डेसिमल में नहीं होता है, चार्ज एक होल कंप्लीट नंबर होता है, या तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, है ना, 0.5 0.2 2/3 1/3 इस टाइप से चार्ज को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो एक होल नंबर कंप्लीट नंबर में होता है। तो क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is an integral multiple of electrons। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 चार्ज, है ना, 1 कूलम चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कूलम चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 कूलम चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 कूलम चार्ज। ऐसा नहीं कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन है तो हाफ चार्ज है, 1.5 इलेक्ट्रॉन है तो समझ रहे हैं ना, ऐसा चार्ज नहीं होता है। ये पूरा या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब है कि Q ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस एनी। अगर प्रोटॉन है
पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। n इंटू ई का मल्टीपल n इस यहाँ क्या होगा 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। हम लोग अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होने का कहने का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं होता है, ये बर्बाद नहीं होता है, बस एक फॉर्म से एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसवर्स हो सकता है ना। लेकिन ये बर्बाद होने वाला चीज़ नहीं है, ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज neither can be created nor can be destroyed। ना ही ये नया बन सकता है और ना ही इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना। दैट इज कहने का मतलब है कि टोटल चार्ज, टोटल नेट चार्ज टोटल नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड करने का मतलब कि हम लोग उसको अलग से रखें। जैसे पॉसिबल नहीं है आइसोलेटेड करने का, लेकिन हम लोग स्टडी करने के लिए किसी भी एक चार्ज को आइसोलेट कर लेते हैं कि एक चार्ज है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है कि एक चार्ज हम कहीं से निकाल लें और उसके बारे में स्टडी करें। लेकिन जो हम लोग को स्टडी करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल चार्ज अज्यूम करते हैं कि एक चार्ज रहेगा तो कैसा कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, या फिर कोई एक सिस्टम है तो कैसा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई देने में दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इतना सारा प्रॉपर्टी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज के कारण, है ना, कैसा कैसा मैटर होता है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ने के पहले हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो कंडक्टर्स क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए अलाउ करता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कोई भी है तो उसके बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बाहर निकलने के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब मूव करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट allow electricity to pass through them easily are called conductors। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये अपने खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने क्यों देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री है मूव करने के लिए, है ना, एटम के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। तो सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स that are free to move inside the material, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेटल्स हैं,
मेटल्स हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सबके उसके पास चार्ज होगा, है ना। मतलब वो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग देखें, मतलब चार्ज के कारण जितना भी प्रॉपर्टी शो करता है वो सब एक मेटल शो करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होगा, कंडक्टर्स का जस्ट उल्टा, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट easily allow the passage of electricity through them। इसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है ना इजीली। तो इस तरह के कौन होते हैं, नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल्स है, अधातु हैं, वो सब इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के बीच वाला चीज़, है ना, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज कल जितने भी चीज़ हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, वो सेमी कंडक्टर्स पे ही बने हुए हैं, इसलिए सेमी कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना भी। तो अभी तो बस इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में सेमी कंडक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह से। तो मटेरियल्स विच आर intermediate between conductors and insulators। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का चीज़, है ना। मतलब किस लिए, क्योंकि वो किसी कंडीशन में इंसुलेटर बन जाता है, किसी कंडीशन में वो कंडक्टर बन जाता है। बिकॉज दे पार्शियली allow movement of charges, partially allow movement of charges through them। तो जो इन दोनों के बीच का चीज़ होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम जो थे वो बताए थे कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पर कैसा फोर्स लगता है और उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है ना, कितना फोर्स लगता है। तो कूलॉम्स क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है और कैसा फोर्स लगता है, ठीक है, वो कौन बताए थे, कूलॉम्स। तो उसी को हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा, तो सबसे पहले कूलॉम का कहना था कि दो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। और उनका कहना था कि जो दो भी चार्ज के बीच, दो स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ, दो स्टैटिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और उन लोग के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और दो चार्ज के बीच जितना कम डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा दो चार्ज के बीच तो फोर्स भी कम लगेगा, लेकिन अगर दो चार्ज ज़्यादा क्लोज है तो उसके बीच फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे कूलॉम्स लॉ को, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना। कूलॉम्स लॉ हमको फोर्स के बारे में बताते हैं, किसी भी दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसलिए हम यहाँ लिखे हैं क्योंकि इंटरेक्शन के अंदर दोनों प्रकार का फोर्स आ जाएगा, वो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, इसीलिए हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिखते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बारे में कैसा फोर्स लगता है उसके बारे में बता रहे हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इज ऑलवेज directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो F जैसे मान लिया यहाँ दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Q1 के मैग्नीट्यूड का और Q2 के मैग्नीट्यूड का। और F के बारे में क्या दिया हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है R, तो इसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो F क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलॉम कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। तो के जे कांस्टेंट क्या वो कहते हैं इसको, कॉल्ड द कूलॉम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि तो अब हम लोग कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं इसको, के से, है ना। तो के को हम लोग एक अलग टर्म है परमिटिविटी के टर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना। तो इट इज ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट, एक अलग कांस्टेंट है जिसको कि परमिटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमिटिविटी। तो एक अनदर कांस्टेंट है परमिटिविटी, जिसको एक्सिलम से डिनोट करते हैं, है ना। एक्सिलम से क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो अगर मेरा मीडियम एयर है ना, अगर मेरा मीडियम एयर है तो एक्सिलम क्या हो जाएगा, इफ़ मीडियम इज एयर। एक मिनट पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। कैसे डिनोट करते हैं के को एक्सिलम के फॉर्म में, तो के को हम लोग 1/4 पाई एक्सिलम, है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी एक्सिलम नॉट नहीं, एक्सिलम 1/4 पाई एक्सिलम, है ना। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सिलम, ओनली एक्सिलम। ये परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, जो भी मीडियम में मेरा चार्ज रखा हुआ है उस मीडियम का परमिटिविटी को एक्सिलम से डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आएगा वो 1/4 पाई एक्सिलम आएगा,
है ना। तो अगर मेरा मीडियम एयर है, अगर मेरा मीडियम, इफ मीडियम इज, दोनों चार्ज के बीच मीडियम एयर है, तब मेरा जो परमिटिविटी होगा वो एक्सिलम नॉट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है। तो उस जब एयर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एक्सिलम नॉट, है ना। और एक्सिलम नॉट का जो वैल्यू होता है सो कितना होता है फ्री स्पेस के लिए? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेते हैं ना। के का यूनिट यहाँ से देखिए, इससे हम लोग के का यूनिट निकालेंगे, ठीक है, और उसी से हमको एक्सिलम का यूनिट निकल जाएगा। तो के, तो अगर एक्सिलम नॉट इतना होगा तो के मेरा जो होता है 8.98 के अप्रॉक्स होता है। तो हम लोग उसको सिंपल 9 इंटू 10⁻9 लेते हैं ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी हो। तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के। तो ये हो गया हम लोग का फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अगर एक अदर मीडियम है ना, एयर को छोड़ के कोई और मीडियम है, तो अदर मीडियम के लिए हम लोग के को कैसे लिखेंगे? तो फॉर अदर मीडियम के लिए के क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एक्सिलम, है ना। और एक्सिलम है ना जो परमिटिविटी है उसको हम लोग फ्री स्पेस के टर्म में लिखते हैं एक्सिलम नॉट इंटू ई आर। ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी है। एक्सिलम आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर इज इक्वल टू ई बाय एक्सिलम नॉट। तो एक्सिलम आर क्या है मेरा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। तो अगर हम लोग एयर के लिए निकालें रिलेटिव परमिटिविटी तो क्या हो जाएगा? एक्सिलम आर इज इक्वल टू एक्सिलम एयर के लिए एक्सिलम नॉट, है ना, डिवाइडेड बाय एक्सिलम नॉट, मतलब एयर के लिए 1। और वाटर के लिए हम लोग का क्या होता है? फॉर वाटर के लिए हम लोग का क्या होता है? एक्सिलम 80 एक्सिलम नॉट। वाटर के लिए क्या होता है? 80 एक्सिलम नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए क्या हो जाएगा? 80 एक्सिलम नॉट डिवाइडेड बाय एक्सिलम नॉट, मतलब 80। तो हम लोग जो फोर्स लिखेंगे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एक्सिलम नॉट इंटू ई आर के, है ना। के इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि एक्सिलम नॉट इंटू एक्सिलम आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड है चार्ज का, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक्सिलम नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक्सिलम R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और नेक्स्ट क्लास में हम कूलॉम्स लॉ और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू।